हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस करें हमारे चैप्टर नंबर 4 समतल में गति को, जहां पर हमने देखा कि ये पूरा चैप्टर हमारे दो पोर्शन में स्प्लिटेड है। फर्स्ट पोर्शन जहां पे हम बात करते हैं सदिश राशियों की, ऐसी राशियां जिनको कि हम दिशा के साथ में निर्देशित करते हैं उनकी। फिर हमें समझ में आया कि ये जो दिशा के साथ निर्देशित हो रही हैं राशियां, इनका गुणात्मक विश्लेषण अगर हम करेंगे तो पाएंगे कि भैया इसको नॉर्मली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके संख्यात्मक मान का तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कर दीजिए नॉर्मल, किंतु उस दिशा का क्या करेंगे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि उसको सदिश राशि बना रही है। मतलब कोई भी परिमाण आएगा उसके साथ में दिशा आनी जरूरी है। तो हमने ये पूरे फैक्टर्स, पूरे तरीके, पूरे कैलकुलस को सीखा है। देन आफ्टर हम बढ़े अपने सेकेंड पोर्शन पे, एंड सेकेंड पोर्शन में हमने डिस्कस किया हमारे समतल में गति, अर्थात कभी कोई पिंड दो डायरेक्शन में गति कर रही हो, मतलब द्विविमीय गति की हमने बात करनी शुरू की। उदाहरण के लिए हम वापस से उसी की बात करेंगे, किसकी भैया? तो हमने कहा था ना कि एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है 6 रन के लिए, तो क्या होती है भाई? तो ऊर्ध्वाधर तल में भी बॉल को जाना होगा, तभी तो 6 रन के लिए जाएगी ना, तो कैच हो जाएगा रास्ते में भैया, और ग्राउंड पर लुढ़कते हुए जाएगी तो 4 रन्स। तो मतलब क्या समझ में आया? ऊपर मतलब कुछ ऊंचाई भी उसने ग्रहण करी, और बाउंड्री के पार भी जानी, मतलब दूरी भी ग्रहण करनी, मतलब उसके पास दोनों गति हुई। कौन सी भाई? ऊर्ध्वाधर तल में भी और क्षैतिज तल में भी, यानी दो डायरेक्शन में उसने गति किया। इस संदर्भ में हमने सीखा हुआ है कि जब ऐसी कोई गति होगी तो वो या तो एक समान रूप से गति हो रही होगी या फिर असमान रूप से। तो जस्ट प्रीवियस वन में हमने सीखा असमान रूप से जब गति होगी तो किस प्रकार से होगी। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर वो समान रूप से गति होगी तो कैसे होगी। असमान की बात हो गई, अब बात हो रही है किसकी? समान रूप से। मतलब समतल में एक समान वेग से द्विविमीय गति की अब हम बात करना चाह रहे हैं कि एक समान वेग का तात्पर्य क्या होता है भाई? तो एक समान वेग का सीधा सिंपल सा तात्पर्य है कि कोई ऐसा वेग जहां पर क्या है, ऐसा वेग जहां पर सब कुछ एक समान रूप से हो रहा हो। एक समान का तात्पर्य क्या? तो समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रही हो, उसी को कहते हैं भैया एक समान वेग। तो चलिए इसकी कैलकुलेशंस को देखते, जरा समझते हैं कि ये कैसे चलेगा, कैसे हम यहां पर विस्थापन निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे भाई? तो वेग निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे त्वरण, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने असमान में डिस्कस किया था आपेक्षिक, और हमने वहीं डिस्कस किया था भाई कि एवरेज, हमने वहीं पर डिस्कस किया था कि भाई इसमें ताक्षणिक क्या होगा, क्या इसमें भी ऐसा कुछ आएगा कि इसका ताक्षणिक कुछ और होगा, इसका एवरेज कुछ और होगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एंड शुरू करने के साथ ही मैं आपको यह भी डिस्कस करते चलूं कि भैया एक बात समझिए, एवरेज तब निकाला जाता है जब मान अलग अलग हो। यहां पर सभी मान कैसे? एक समान, तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब कंपैरेटिवली उससे ये टॉपिक जो होने वाला है कैसा होने वाला भाई? तो इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा छोटा टॉपिक है। किससे भाई? असमान से। क्योंकि देखिए जहां वेरिएशन बहुत सारा होगा वहां पे कैलकुलेशन बहुत सारा, जहां पे वेरिएशन कम वहां पे कैलकुलेशन कम, है ना। तो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इजी गोइंग है। चाहे आप बोर्ड यानी स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दैट इज जेईई के लिए कर रहे हो, या नीट के लिए कर रहे हो, या अदर देन दिस आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, आपको यहां से क्वेश्चंस भी मिलते हैं, एंड ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। चलिए भैया शुरुआत हो गई समतल में एक समान वेग से द्विविमीय गति की। तो चलिए सबसे फर्स्ट तो हम इसके लिए बनाते हैं एक ग्राफ, जिसमें हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। और मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मान लेता हूं मैं एक पिंड है जो कि किसी समय पे, किसी क्षण पे, मान लीजिए t1 सेकंड पर उसकी जो स्थिति रह रही है वह स्थिति हो गई उसकी p। कौन सी स्थिति होगी उसकी? p। थोड़ी देर के बाद देखा तो इसकी स्थिति बदल के हो गई क्या? q।
पहले उसकी स्थिति थी P, बाद में उसकी स्थिति बदल के क्या हो गई Q। कैसी बात करना चाह रहा हूं तो मैं एक समान रूप से बात करना चाहता हूं कि ये एक समान रूप से चल रही, कांस्टेंट चल रहा है भैया, हर समय अंतराल पे समान विस्थापन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जब हमने इसी को सेम थिंग को थोड़ा सा बस समझिएगा, हमने असमान रूप की बात कही थी तो हमने कहा था ये रहा, किसी क्षण पे ये है P पर और किसी दूसरे क्षण पर ये पहुंच गया Q पर। यहां पर भी कुछ अंतर नहीं आया था, आपको जो कंपोनेंट्स यहां पर भी मिले थे, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली इसकी जो निर्देशांक है वो Q की x2, y2 और P की वही x1, y1 ही हुआ, अलग नहीं हुआ, कुछ सेम हुआ था। बट द डिफरेंस इज, क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? तो दोनों में डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे जो इसका टेंजेंट था वो बता रहा था डेल आर को, मतलब इसमें विस्थापन जो था वो इसके टेंजेंट के द्वारा शो हो रहा था। यानी मैं ऐसा कहना चाहूं, ये कैसा दिख रहा है आपको? ये कर्व दिख रहा है, और यहां पर यही चीज आपको कैसी दिख रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। क्योंकि ये जो बदलाव है, ये बदलाव एक समान है और ये बदलाव असमान था। कैसे असमान था भैया ये बदलाव? तो ये देखिए ना, यहां पर कुछ और है, ऐसे कर्व होता जा रहा है, तो ये क्या है? असमान ही तो हुआ। एक समान को कौन निर्देशित करता है? तो स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगी तो एक समान रूप से चल रहा है, और जैसे ही वक्राकार हुआ मतलब वो असमान हो गया। क्लियर है ये फर्स्ट थिंग भाई? मतलब कहीं पर भी किसी ग्राफ में हम क्या बात कर रहे हैं भाई, कहीं पे कर्व दे दिया इसका मतलब हो गया, वक्र दे दिया मतलब हो गया वो असमान हो गया। एंड जब मैं स्ट्रेट लाइन दूंगा, मैं सीधी सरल रेखा दूंगा, तो ये हमेशा क्या होगा भाई? एक समान बदलाव है। ठीक, नाउ कम टू द पॉइंट कि भैया यहां पर हो क्या रहा है? तो यहां पर हुआ ये कि किसी क्षण पे वो पड़ा था इस P पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, और थोड़ी देर के बाद मैंने जब पाया तो मैंने पाया कि वो Q तक पहुंच गया, मतलब उसकी स्थिति Q पर आ गई और उसके कोऑर्डिनेट्स है कितना? x2, y2। मतलब ये जो सेगमेंट है ये T1 पे और ये जो सेगमेंट है ये T2 पर मुझे मिला। तो भाई इस कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? x1, और यहां पर मिल गया मुझे x2। इन द सेम वे x2 पे मुझे y कोऑर्डिनेट y2 और x का कोऑर्डिनेट जो p पर जो मुझे मिला y का कोऑर्डिनेट वो x1 मिला। सीधी बात है, मैं इस छोटी सी डिस्टेंस को, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको क्या लिखूंगा? तो इसको लिखूंगा डेल y। डेल y का मतलब क्या है भाई? तो डेल y का मतलब है y2 माइनस y1, और यहां पर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई? तो ये लिखूंगा x डेल x। डेल x का क्या मतलब हो जाएगा भाई? तो इसका मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1। भाई ये डेल जो लगा हुआ ना, जो त्रिभुजाकार ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब होता है छोटा चेंज, छोटा परिवर्तन। अब वो छोटा परिवर्तन यहां पर कौन है? y में छोटा सा परिवर्तन मतलब y2 माइनस y1। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम मतलब y2, प्रारंभिक मतलब y1। प्रारंभिक का मतलब क्या? जब मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया उस समय का जो मान है वो प्रारंभिक, और जो बाद का मान आ रहा है वो क्या हो गया? वो अंतिम। मतलब ये डेल y यानी हो गया y2 माइनस y1, और ये हो गया मेरा उसी तरीके से x2 माइनस x1। अच्छा भैया, तो ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां तक वेक्टर की कोई बात नहीं हुई, यहां तक सदिश की कोई बात नहीं हुई। तो मुझे पता है इन कोऑर्डिनेट्स के जरिए मुझे निकालना होता है स्थिति सदिश। किसकी भाई? तो मैंने कहा जब P पर था तो इसकी स्थिति सदिश क्या थी? तो उसको मैंने कह दिया R1 वेक्टर, और जब ये Q पे पहुंच गया तो इसकी स्थिति सदिश क्या है? तो मैंने कह दिया R2 वेक्टर। R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है? सदिश है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश अगर मैं P की बात करता हूं तो इसको लिखता हूं मैं OP वेक्टर, इसी को मैं लिखता हूं R1 वेक्टर। और ये स्थिति सदिश लिखी कैसे जाती है? तो स्थिति सदिश हमेशा ही लिखी जाती है भाई, जो उस कोऑर्डिनेट की, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो निर्देशांक है, और जो ओरिजिन का निर्देशांक है वो तो 0,0 है। तो ये लिखा ही ऐसे जाता है x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 जे कैप। देखिए x1 माइनस यहां पे और y1 माइनस ये, मतलब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं तो कोऑर्डिनेट्स लिखते समय ध्यान में रखना होता है कि भैया अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 0,0, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है।
तो x1 जो भी है इसका x का कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन i कैप, y का कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन j कैप. नाउ दिस टर्म्स एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप. इन द सेम वे अगर मैं OQ वेक्टर की बात करता हूं तो इसको मैं लिखूंगा R2 वेक्टर एंड दिस इज नेम्ड एज, कैसे इसको नाम देंगे भाई, तो ये देखो ना, ये x2 है और ये है y2. मतलब ये क्या होगा, x2 माइनस 0 i कैप, x2 माइनस 0 i कैप प्लस ऐसी हो गया y2 माइनस 0 j कैप. ये करूंगा ना, इसमें से इसको माइनस i कैप, वो माइनस ये j कैप. नाउ दिस इज टर्म्ड एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप. इसी को कहते हैं हम स्थिति सदिश. P का स्थिति सदिश OP वेक्टर, Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर एंड स्थिति सदिश किसको कहते हैं ये भी पता है, ओरिजिन से ये बिंदु किस तरफ रखा गया, जो मूल बिंदु है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से ये कहां है P, तो मूल बिंदु से ये P है OP दिशा में, R1 दिशा में. तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली मैंने यहां वेक्टर बनाया, मतलब I1 i कैप, सॉरी x1 i कैप और y1 j कैप. इसका मतलब क्या है, x अक्ष पे देखिए, x अक्ष पे चला, x अक्ष पे जो चला है x का घटक होगा मतलब i कैप, और y अक्ष पे जो चलेगा वो y का घटक होगा मतलब y कैप. बस इतनी सी बात ध्यान में रखिए. तो मतलब यहां पे मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया भाई, तो मुझे यहां पर पता चल चुका है दोनों के स्थिति सदिश. तो आइए जरा एक बार हम रीड करते हैं कि जब कोई कण किसी समतल में एक समान वेग से गति करता है तो उसका गति पथ एक सरल रेखा होती है. गति पथ एक सरल रेखा होती है. इसको निम्न तरीके से समझा जा सकता है जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया कि अगर वो असमान चलता तो कर्व होता, और एक समान चलेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी सरल रेखा होगी. सरल रेखा मतलब समान समय अंतराल में समान परिवर्तन को निर्देशित करेगा. अच्छा, तो मान लीजिए यहां पर XY एक प्लेन है, गतिमान किसी कण का किसी क्षण t1 पर स्थिति है P और उसका निर्देशांक है x1 y1. मैंने ये तो कहा था, ये जो x1 मतलब ये जो P है ये किसी t सेकेंड पर है, तो t1 सेकेंड पे जो है P, इसके निर्देशांक x1 और y1 ले लिया. सिमिलरली क्या लेंगे, तथा अन्य क्षण किसी दूसरे समय t2 पर इसकी स्थिति q हो गई और इसके निर्देशांक x2 y2 हो गए. x अक्ष मतलब क्षैतिज दिशा में कितना दूरी भैया x2, और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी, तो y2. अच्छा, अब P तथा Q पर कण के स्थिति वेक्टर मतलब स्थिति सदिश कैसे लिखे जाएंगे, तो ये देखिए, R1 वेक्टर मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप, R2 वेक्टर मतलब x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड R2 वेक्टर का मतलब क्या था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप. सेम थिंग आपको दिख गई भाई, जो आपने अभी कैलकुलेट किया वही चीज आपको यहां पर देखने को मिल गई. अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और अब मुझे इंटरेस्ट है कि जब भाई दो चीजों की स्थिति मिल जाती है तो मुझे निकालना होता है क्या, मुझे वहां पे कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले तो विस्थापन. तो आइए हम विस्थापन कैलकुलेट करते हैं. विस्थापन कैलकुलेट करने से पहले देखिए, यह विस्थापन कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ इस प्रकार की बातें समझ सकते हैं. क्या क्या समझना है भाई, तो देखिए हम ऐसा समझते हैं कि किसी भी जगह पे जो इस चैप्टर में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वहां पे होगा भैया स्थिति में परिवर्तन. क्या मिलेगा, सबसे पहला टॉपिक यही मिलेगा हमेशा आपको, स्थिति में परिवर्तन. और जैसे ही आपके स्थिति में परिवर्तन मिलेगी वैसे ही आप समझेंगे कि इस स्थिति में परिवर्तन का तात्पर्य है कि आपको मिलने जा रहा है विस्थापन. क्या, विस्थापन. और जैसे ही आपको विस्थापन मिल गया आपको तुरंत से क्लिक होना है कि विस्थापन को कर दूंगा मैं समय से विभाजित. क्या कर दूंगा, विस्थापन को कर दूंगा मैं समय से विभाजित और प्राप्त कर लूंगा मैं वेग. और जैसे ही आपके पास वेग आएगा तुरंत आपको समझ में आना है कि वेग को अब मैं कर दूंगा समय से विभाजित और मैं प्राप्त कर लूंगा त्वरण. वो अलग ही बात है कि ये जो स्थिति में परिवर्तन है कई बार को एक समान होगा, कई बार को असमान होगा. ये क्या क्या हो सकता है भाई, एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है.
दोनों में क्या कार्यक्रम है? तो देखिए, अगर कोई चीज एक समान रूप से परिवर्तित हो रही है मतलब उसको प्रिडिक्ट करना आसान है, बस उसमें एक समान रूप से चेंजेस आ रहा है, तो आप बता सकते हो ना कि अगला चेंज कैसा होगा, कैसे होगा, क्या होगा उसका अगला चेंज, ये आप इजीली बता सकते हैं। तो मतलब समझ में आता है, एक समान चेंज होगा यानी ये पूरी प्रोसेस फॉलो होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन अगर असमान परिवर्तन हुआ, किसमें? स्थिति में। अब स्थिति में असमान रूप से परिवर्तन हो गया, तो अगर स्थिति में असमान रूप से परिवर्तन है मतलब आपको बहुत सारे समय अंतराल में बहुत सारी स्थितियां मिलेंगी, तो आपको वहां पे क्या निकालना पड़ेगा भाई? तो इस केस में आपको हमेशा निकालना होता है क्या? औसत। अब औसत क्या कोई सही मान है? तो आप कहोगे नहीं। जैसे मैं कहता हूं आपके पास में 3 नंबर दिया, 3 4 5, क्या क्या 3 4 5, मैंने कह रहा हूं कि x का ही मान 3 है, x का ही मान 4 है, x का ही मान 5 है, 3 बार मेजर किया, तीनों बार अलग आया, तो किसको शुद्ध मानूं? तो मैं कहता हूं भैया किसी को शुद्ध नहीं, ऐसा करो 3 + 4 + 5 अपॉन 3 कर दो, क्या मिला भाई? तो 4 3 7 और 5 12/3, अर्थात कितना आ गया भैया? 4। मतलब ये जो बीचों बीच का मान था ना, जो ये इसको मान लीजिए ये अधिकतम शुद्ध मान है। ध्यान से सुनेंगे, ये इसको मानूंगा कि अधिकतम शुद्ध मान है, इसी को हम कहते हैं क्या? औसत मान। अब भैया ये औसत मान तो गड़बड़ सी बात है ना, ये 3 होता तो कुछ और कहानी होती, 5 होता तो कुछ और होता, लेकिन हम ना 3 को सही कह रहा हूं ना 5 को, तो किसको सही कहें भाई? तो मैंने कहा जो बीचों बीच आ जाए। बीचों बीच कौन है? 4, तो ले कह लिया। अच्छा, जब इतनी सी बात समझ में आ गई, तो औसत से जब हमारा काम नहीं चल पाया, तो मैंने कहा भैया इसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि औसत मतलब तो बीच के मान पे बात करें। तो फिर यहां से शुरू कर दिया हमने ताक्षणिक को पढ़ना। किसको? ताक्षणिक। मतलब एक बात समझिए, यहां पे सब कुछ में, जैसे यहां पे अगर हम बात करेंगे तो असमान में ताक्षणिक वेग और औसत वेग। त्वरण की बात करेंगे तो ताक्षणिक त्वरण और औसत त्वरण, ये दोनों आएगा। किसमें? सिर्फ असमान में, एक समान में नहीं, ऐसा कुछ। तो देखिए, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, मैं अगर उसके लिए सिंपली बात करना चाहूं तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भाई ये जो भी वैल्यू आई है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम जरा कि कण का जो विस्थापन सदिश होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए भाई, इसका मैं लिखना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब मैं लिखना चाहता हूं इसका जो यहां पर गिवन है, इसका विस्थापन सदिश। तो समझते हैं, मान लीजिए किसी समय अंतराल, ठीक है, किसी भी समय अंतराल में डेल आर उसका क्या हो रहा है भाई? विस्थापन हो रहा है। मतलब ये कितना होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि ये T1 पे P पे था और T2 पे पहुंच गया Q पे। T1 समय पे P पे था और T2 समय पे कहां पहुंच गया? Q पे। तो मतलब इसके बीच में यहां से यहां तक का जो वेक्टर है R2 वेक्टर है और ये जो है ये R1 वेक्टर है। तो इसमें जो विस्थापन हुआ है वो कौन हुआ है? डेल आर हुआ ना, ये PQ वेक्टर हुआ ना। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, मैं तो कहता हूं विस्थापन सदिश, एक स्टेप और पीछे चल के, विस्थापन सदिश हो गया मेरा PQ वेक्टर, मंजूर है। विस्थापन सदिश मतलब PQ वेक्टर। PQ वेक्टर कितना है भाई? तो PQ वेक्टर अगर आपको निकालना है तो मतलब होता है ये OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब देखिए ये क्यों होगा, ये भी अगर वैल्यू की बात करेंगे तो ये क्यों होगा। तो मैं अगर आपको समझाऊं कि ये एक त्रिभुज है। कौन है त्रिभुज भाई? त्रिभुज OPQ देखा, ये त्रिभुज OPQ, मैं पूरा रेड कर देता हूं उसको। अब दिखाऊंगा OPQ। अब त्रिभुज के योग का नियम क्या कहता है? वेक्टर्स में ये चीज डिस्कस किया, त्रिभुज के योग का नियम क्या कहता है? तो त्रिभुज के योग का नियम कहता है कि दो साइड्स, ये दो साइड्स किसी दो अलग अलग वेक्टर्स को निर्देशित करती हैं, तो तीसरी साइड जो होती है वो रिजल्टेंट हो जाती है। तो मैं इसके कंडीशन से तो ये लिख सकता हूं ना, मैं क्या लिख सकता हूं? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर। देखिए ये प्लस ये तीसरी बड़ी वाली भुजा जो है रिजल्टेंट हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्या निकालना है भाई? तो मुझे चाहिए PQ वेक्टर। PQ वेक्टर चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा ना OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ये त्रिभुज के योग के नियम से।
इस नियम से किया। अब ठीक है, अब ठीक है, पी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वैक्टर माइनस ओपी वैक्टर। अब पी क्यू का मान कितना है भैया? पी क्यू का मान है पी क्यू का मान है डेल आर। डेल जहां भी लगाता हूं इसका मतलब मैंने सिखाया कि छोटा सा परिवर्तन। डेल आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वैक्टर कितना है? तो ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये मिल गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिंपल सॉर्टेड सी बात है। अब क्या कर दूं भाई? तो मुझे अब यहां पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत है? तो देखिए डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर का मान कितना है? ये रखा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, तो रख दीजिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस R1 वेक्टर का मान कितना है भाई? तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अर्थात इसकी अगली लाइन क्या बन जाएगी? यह बन जाएगी x2 माइनस x1 i कैप। अच्छा नहीं पल्ले पड़ा, कोई बात नहीं, पूरा लिखता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब तो समझ में आया। ये जो नेगेटिव साइन है इन दोनों के साथ में क्या किया? ओपन कर दिया। नाउ कम टू द पॉइंट, इन दोनों को साथ में रखिए x2 i कैप माइनस x1 i कैप। अब ठीक है, प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप। ये y को यानी j को एक साथ और x को एक साथ रख लिया। यहां से x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, इसकी प्राप्ति हुई। ये मिल गया मेरा फाइनली डेल आर वेक्टर। ये है मेरा डेल आर वेक्टर। अब मैं और भी यहां पर बात करना चाहूं तो डेल आर वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 को मैं लिख सकता हूं क्या? डेल x i कैप, और y2 माइनस y1 को लिख सकता हूं क्या? डेल y j कैप। यहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं ये क्या है। तो डेल x इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 जो है क्षैतिज, ये जो है क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक मतलब x एक्सिस में जो विस्थापन में परिवर्तन हुआ है, x एक्सिस में, x अक्ष में क्षैतिज में जो विस्थापन में परिवर्तन हुआ वो है। और डेल y लिखने का मतलब है भैया कि y2 माइनस y1, अर्थात जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर घटक है। कौन? ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है हमारा कौन? डेल y, मतलब y2 माइनस y1 जो है ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इसमें परिवर्तन। यानी ये डेल y हो गया और ये जो हो गया ये डेल x हो गया। ये जो लिखा ना x2 माइनस x1, कैसे? अपनी मर्जी से थोड़ी, ये x2 माइनस x1 ये डेल x है और ये y2 माइनस y1 कितना है? डेल y है। अच्छा, तो यहां तक हमें समझ में आ गई कि भैया ये मुझे मिल चुका है क्या? विस्थापन सदिश। अब अगर किसी ने हमसे ये डिस्कस किया कि भैया विस्थापन सदिश नहीं, मुझे तो विस्थापन की, ये जो विस्थापन मिला है इसका बता दीजिए मैग्नीट्यूड। मतलब यहां तो सदिश है, दिशा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब संख्यात्मक मान चाहिए। डायरेक्शन हटा दीजिए, संख्यात्मक मान दीजिए। तो संख्यात्मक मान के लिए क्या करते हैं भाई? तो ये मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या मिला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई? तो ये हो गया मेरा विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन का परिणाम। ये विस्थापन का क्या है? परिणाम। मतलब इसमें अब दिशा नहीं है, इसमें कौन नहीं है भैया? इसमें दिशा नहीं है, ये डेल आर है। अब ठीक है, इसमें दिशा नहीं है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान में हो, क्लास 10th में आई थिंक मैथ्स में आपने ये पढ़ा है क्या भाई? कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में वहां पे आपने सीखा था कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यही होता था ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैंने वही तो लिखा है। अगर मैं ये डेल आर वेक्टर की बात करूं, इस डेल आर वेक्टर की यहां पे बात करता हूं, पी क्यू की बात करता हूं, तो ये डेल आर वेक्टर अल्टीमेटली क्या है? दूरी है ना, पी और क्यू के बीच की क्या है? दूरी है। तो पी और क्यू के बीच की कितनी दूरी होगी?
तो अगर दिशा सहित बताएंगे तो उसको विस्थापन कहेंगे, डेल आर कहेंगे। और अगर इसी को सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान मतलब परिमाण बताएंगे, इसका मतलब वो विस्थापन नहीं है, वो क्या होगी, दूरी। भाई दूरी मतलब क्या, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। और विस्थापन का मतलब क्या, दूरी है, न्यूनतम दूरी है जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई होगी कि भाई यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, यही था दूरी का सूत्र। कंफ्यूजन हो तो अभी भी उसको पलट करके देख सकते हैं, और याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपको मजा ही आ जाएगा कि भैया जो हमने वहां पे पढ़ा था अब देखो वो चीजें किस तरीके सारी। अब आप डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा आपके लिए कि भैया जो हम पढ़ रहे थे ना वो सब सिर्फ संख्यात्मक मान थी, सब अदिश था। सदिश में तो अब घुसे हैं जहां पे ये डायरेक्शन की बात कर रहा था, और डायरेक्शन हटा दिया तो भाई हमने जो पढ़ा था वही था, सेम है। मतलब जो हमने पढ़ा था वही कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ में ऐड करते जा रहे हैं क्या, डायरेक्शन को। ठीक है, क्योंकि देखिए सदिश तो 9th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है भाई, सदिश जो है ये 9th क्लास में आपके साथ में इंट्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन इसके कैलकुलेशन ही सिर्फ आपने सुना हुआ है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ सुनने को ही मिलता है कि भैया जो है वेग जो है, विस्थापन जो है, त्वरण जो है, ये सब कुछ सदिश राशियां हैं, किंतु कैलकुलेशंस की बात नहीं की जाती है। कैलकुलेशन की बात अभी ही की जानी है, जहां पर आप सीख रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे आप सीख रहे हैं, इसमें घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक अगर ये बन गया तो भैया आई थिंक आपका एक हिस्सा मतलब एक सेगमेंट आपका कंप्लीट होता है। यहां पर विस्थापन की बात कर ली, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया कि भाई हमें जैसे ही इस चैप्टर की बात याद आती है ना, तो इस चैप्टर में सिर्फ यही याद आता है। क्या याद आता है कि भैया स्थिति में परिवर्तन मिला तो विस्थापन निकालो। अब विस्थापन निकाल चुके, क्या निकालने चलूं मैं, वेग। क्या निकालने चलूं, तो भैया हम निकालने चलूंगा मैं वेग को। तो आइए अब देखते हैं हम कण का वेग। कण का वेग का मतलब क्या भाई, वेलोसिटी वेक्टर की अब हम बात करेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर बड़ा ही आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। देखिए क्योंकि कण जो कण है इसका वेग एक समान है, अतः कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, अर्थात इसका औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग समान होगा। यह अभी आपको सिखाया कि यह औसत और ताक्षणिक कब चाहिए होता भाई, जब आपके पास डेटा में चेंज हो। या एक समान है, मतलब पहले भी x का मान 3 आया, बाद में भी x का मान 3 ही आया, बाद में भी x का मान 3 ही आया, तो क्या करना भैया, किसको लेके कैलकुलेशन कर, ले लो 3, कोई सा भी 3, ये वाला 3 ले लो, ये वाला। क्या ये तीनों 3 अलग है? ऑब्वियसली नॉट, ये तीनों 3 तो सेम ही है ना, इन तीनों 3 में कोई अंतर नहीं है। मतलब आंसर जो भी कैलकुलेशन करना वो 3 के लिए, तो ना तो ताक्षणिक की जरूरत पड़ी ना ही आपको औसत की जरूरत पड़ी। ताक्षणिक का मतलब भी क्या होता है, छोटे से समय अंतराल पे हम ऐसा लिखते हैं ताक्षणिक में, लिमिट डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सपोज जो अभी मैंने निकाला मैं उसी की निकाल के बात करता हूं, डेल आर अपॉन डेल टी अगर कर देते हैं तो इसको कह देते हैं हम ताक्षणिक वेग। किसका फॉर्मूला हो गया, ताक्षणिक वेग का। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि इसी चीज को हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डी आर अपॉन में डी टी, वेक्टर लगा लो, यह ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसकी जरूरत कब पड़ती है भाई, जब अलग अलग हो। यहां तो सब एक समान है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी है। चलिए, तो जब जरूरत नहीं पड़नी है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका ताक्षणिक वेग जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा। इसके साथ साथ वेग की दिशा भी अपरिवर्तित रहेगी, मतलब जो वेग की दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो भी चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि ये एक समान रूप से चल रहा है तो भैया संख्यात्मक मान जो 3-3 लिखा रहा था वो सेम हो जाए और दिशा परिवर्तित होती रहे। भाई दिशा भी परिवर्तित नहीं होगी, दिशा भी कैसा रहने वाला, सेम। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम, तभी कहलाएगा वो क्या, एक समान वेग। चलिए, तो इसको कैसे लिख ले भाई, तो वेग बराबर हमें पता है विस्थापन बटा में समय। अब किसी ने कह दिया कि भैया वेग का वेक्टर है तो विस्थापन का भी वेक्टर हो जाएगा। मतलब वेग का वेक्टर है तो विस्थापन का भी वेक्टर, मतलब v वेक्टर लिख रहे हैं तो विस्थापन का भी क्या लगा दो, वेक्टर। मतलब डेल आर वेक्टर अपॉन निकालना है डेल टी। ये समय को समय ना लिखते हुए पूरा लिख दूं तो समय अंतराल है। ये क्या है, समय अंतराल। समय अंतराल मतलब डेल टी, मतलब समय में परिवर्तन। डेल टी का मतलब क्या, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। और डेल आर का मतलब तो R2 माइनस I1। तो मतलब डेल आर मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। डेल टी मतलब डेल T2 माइनस T1। समय अंतराल कितना है, अतः यहां T2 और T1 के प्रत्येक मान के लिए v का मान जो है वो कैसा रहने वाला है, अपरिवर्तित रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं आने वाली है।
ठीक है भाई, तो चलते हैं हम जरा थोड़ा सा और आगे एंड हम थोड़ा इसको डिस्कस करके आते हैं कि जो हमने लिखा है वेलोसिटी, वेग जो है वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो फिर क्या होगा। मतलब मैंने वेग निकाल लिया, अब मैं निकालना चाहता हूं एक समीकरण। किसका समीकरण भाई, तो द्विविमीय गति के लिए समीकरण निकालना चाहते हैं, वेग का समीकरण निकालना चाहते हैं हम द्विविमीय गति करते हुए। तो द्विविमीय गति करते हुए में अगर मुझे वेग का समीकरण चाहिए तो मैं तो पिछले वाले टर्म से ही आऊंगा, लेकिन आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा यहां पर कि जो हमने लिखा हुआ था v इक्वल्स टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1, यही मैं लिखता हूं। देखिए, मुझे वेग के समीकरण के लिए, वेग के समीकरण के लिए किसके भाई, तो द्विविमीय गति, किसमें, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति में वेग के समीकरण के लिए तो मुझे पता है v वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमने लिखा अभी कि डेल r वेक्टर अपॉन डेल t विच इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन में होता भैया t2 माइनस t1। चलेगी इतनी सी बात। अब अगर मैं यहां पे एक छोटा सा काम करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर इनटू t2 माइनस t1। यहां तक तो कोई समस्या नहीं आएगी, समस्या खैर आगे भी नहीं आएगी। ये तिर्यक गुणा किया भाई वेलोसिटी से। तो अब क्या करना है मुझे निकालना है यहां से अगर r2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा मेरा कंप्लीटली r1 वेक्टर प्लस v टाइम्स ऑफ t2 माइनस t1। ठीक है, अब मैं यहां पे अब कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि यदि किसी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, तो किसी क्यों, कंप्लीट ही लिख देता हूं, यदि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश मान लेता हूं मैं r0 वेक्टर। इसी प्रकार इसको मैं समझा भी रहा हूं अभी आपको। इसी प्रकार t इक्वल्स टू, मान लीजिए किसी t सेकेंड पर विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश r1 वेक्टर हो जाए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं t इक्वल्स टू 0 सेकेंड का तात्पर्य होता है, इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति। ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक स्थिति, और ये t सेकेंड कहने का मतलब होता है अंतिम स्थिति, जहां कहीं पर भी हो। तो भाई ये पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों ऐसा बदलाव ला रहे, पहले 1 2 क्यों लिख रहे थे, तो पहले 1 2 ये लिख रहे थे क्योंकि कभी भी हो सकता है वो t1 t2, जरूरी नहीं है कि t1 मतलब 0 से ही शुरू हो, t1 कुछ भी हो सकता है भाई। 12:05 से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 12:10 पे खत्म हो रहा है, तो t1 का मतलब हो गया 12:05 और t2 का मतलब 12:10। ठीक है, तो मतलब t2 माइनस t1 करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो आपको 5 मिनट मिल जाएगा। 10 मिनट में से आपको 5 मिनट माइनस हो जाएगा, 5 मिनट आंसर। ना मैं ये कहता हूं कि नहीं, मैंने जो प्रारंभिक समय लिया उसको 12:05 के जैसा नहीं देखूंगा, मैं देख लूंगा, मैंने देख लिया 12:05 हो रहा है, तो मैं उसको मान लेता हूं कि वो 0 है। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार आपने देखा 12:05 और आखिरी बार जब आपने एक्सपेरिमेंट खत्म किया तो 12:10 हो रहा था। दिस इज t1, दिस इज t2। दूसरा मेरा सोचने का यह भी तरीका हो सकता है ना, इसी समय को मैं सोचता हूं कि ये 0 है। जब थोड़ी देर के बाद t2 देखा तो मैंने पाया कि भैया वो 5 मिनट चल गया। अब वो 12:05 से 12:10 गया हो, 12:20 से 12:25 गया हो, या 12:30 से 12:35 गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ मिनट वाली सुई को देखा और इससे निकाला, तो ये भी तो एक तरीका है ना। ये भी तो t1 है और ये भी तो t2 है। यही 12:05 को मैंने 0 मान लिया, तो यही चीज होती है और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना, तो मतलब मैं प्रारंभिक और अंतिम की जब बात करता हूं तो प्रारंभिक को मैं मान लेता हूं, जो शुरुआती उसको मैंने कह लिया 0। तो जब ये दोनों स्थितियां हैं तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि R2, अब R2 की जगह पे क्या लिखना है भाई, तो R1 वेक्टर, या R लिखता हूं मैं, क्यों लिखूं 1 भी, R वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 की जगह पे लिखना है R0। इसको क्या पढ़ते हैं भाई,
आर नॉट नॉट या फिर आर जीरो कह रहा हूं, मतलब 0 सेकेंड पर, प्लस वी वेक्टर ऑफ t2 माइनस 0 सेकेंड। क्यों भैया? t1 मतलब 0। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया यहां पे? मुझे मिल गया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर टाइम्स ऑफ वी वेक्टर इनटू t2, क्यों लिखूं? t ही है, इनटू वी। इसको एक समीकरण मान लीजिए समीकरण नंबर ए। अब करता हूं मैं बात। अब अगर मैं इस आर वेक्टर की बात करूंगा और यहां पे मैं आर नॉट वेक्टर की बात करूंगा, तो मैं आता हूं इसके लिए एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। मैं कहता हूं कि वही सेम टू सेम डायग्राम आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स बदल दिए मैंने यहां पर P और यहां पर Q, इनके कोऑर्डिनेट्स बदल दिए। मैंने कहा जो ये आर नॉट वेक्टर है, इसके लिए जब P पॉइंट पे है तो उसका इनिशियल पोजीशन कितना है भाई? R0 Y0। और जब ये t सेकेंड के बाद मिला तो इसके कोऑर्डिनेट्स बदल के हो गए XY। इस दौरान इसने R0 और ये R वेक्टर बनाया, मतलब ये निकलेगा मेरा डेल R। तो यहां पर डेल R वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर। भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इस संदर्भ में अगर आप मुझे डिस्कस करें तो आर नॉट वेक्टर कैसे लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे x नॉट माइनस 0,0 है, तो मैं सीधे लिखूं क्या? x नॉट माइनस 0 आई कैप प्लस y नॉट माइनस 0 जे कैप। अर्थात ये क्या बन गया भाई? तो ये मुझे देखने को मिल जाएगा 0 से 0 वाला तो खत्म हो गया, मतलब x नॉट आई कैप प्लस y नॉट जे कैप। इन द सेम वे अगर मैं आर वेक्टर की बात करता हूं तो ये लिखेंगे आप x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप। क्या अपनी मर्जी से? नहीं, ये देखिए xy है और ये 0,0 है ओरिजिन का। तो भैया जो मैंने अभी सिखाया आपको कि जो सदिश होता है, स्थिति सदिश जो होता है वो क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें से जो इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है उसको माइनस करके कैप्स लगा दीजिए। तो ये फाइनली क्या मिल गया भाई? तो ये मिल गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब चलिए यहां रखता हूं मैं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मिला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड ये मिला एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। देखिए एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप आर नॉट, और आर कितना मिला भाई? तो ये मिला एक्स आई कैप वाई जे कैप। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं अतः वेग v के लिए जो घटक मिलेंगे वो घटक कैसे मिलेंगे? तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई? vx आई कैप प्लस vy जे कैप। अर्थात यहां पे मैं कहूं तो vx का मतलब x अक्ष में वेग का घटक, और vy का मतलब क्या है भाई? तो y अक्ष में वेग का घटक। अर्थात ये एक इक्वेशन और मिल गई। अगर मैं इनको कुछ नेमिंग कर देता हूं, इसको क्या नेमिंग दे दीजिए भाई? इसको नेमिंग देता हूं, कुछ ABC दिया था, इसको XYZ भी नहीं दे सकते, क्या दे दिया जाए भाई? कुछ भी दे दीजिए। मैं इसको कह देता हूं समीकरण नंबर 1, चलो 2 रोमन में देता हूं, इसको कहता हूं 3। अब मैं आपसे कहता हूं कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से आर नॉट वेक्टर, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, इसको वेक्टर तो पहना ही दूं, वी वेक्टर का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, अब समीकरण जो ए है इसमें रख दीजिए। समीकरण ए क्या दिख रहा है? आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट प्लस वी वेक्टर टी। तो आर वेक्टर की जगह पे मुझे रखना है ये, क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे ये दिख रहा है मुझे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे क्या है भाई। तो ये दिख रहा है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप विच इज इक्वल्स टू आर नॉट। ये देखिए ये क्या है? आर नॉट। आर नॉट का मान कितना है भैया? तो ये है आपका एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। चलेगा?
प्लस, तो ये लगा दिया प्लस। वी वेक्टर कितना है भाई, तो ये है मेरा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये देखिए वी वेक्टर। अच्छा, अगर इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, अच्छा इस पे से तो वेक्टर हटा ही दूं, ये तो कंपोनेंट्स है ना, इस पे से क्या, इस पे तो डायरेक्शन लगाई है ना भाई अलग से, ये आई कैप और जे कैप तो डायरेक्शन ही ना, अलग से थोड़ी लगाना है। तो देखिए वी एक्स प्लस वी वाई जे कैप, अब इसके पास मुझे चाहिए टी टाइम्स ऑफ टी। अच्छा भाई आगे बढ़ा जाए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे कुछ और प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा भाई, तो यहां से मुझे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो दिख रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप विच इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड वाले को अगर आप देखते हैं तो मैं पहले तो ओपन करूंगा फिर लिखता हूं मैं, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा भाई, वी एक्स टी आई कैप। एक काम करते हैं, मैं ये सेंटेंस, ये जो लाइन है ये अगले पेज पे लिखता हूं ताकि आपको जगह मिले और बिल्कुल क्लियरली दिखे। एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल्स टू, मुझे मिला था एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस मुझे मिला है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इंटू टी। एक बार मिला लेते है ना, एक बार आपको मैच कराता हूं। तो देखिए ये जो वैल्यू मैं जो लिख रहा हूं ये क्या लिखा है भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल्स टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप टाइम्स ऑफ टी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप टाइम्स ऑफ टी। तो हो गई बात खत्म। अब क्या करूं मैं, मुझे अब यहां पर लिखना है कुछ, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को तो छोड़िए, यहां पर देखिए मैं लिखता हूं एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, वी एक्स टी टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई टी टाइम्स ऑफ जे कैप। चलेगा। अब आपको दिख पा रहा होगा कि मैं क्यों ना आई कैप को एक जगह रखूं, तो मैं ये रखता हूं एक्स नॉट आई कैप प्लस वी एक्स टी टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस दूसरा टर्म कौन है भाई, तो ये दिख रहा है वाई नॉट जे कैप प्लस वी वाई टी टाइम्स ऑफ जे कैप, ये और एक्स ये। अब यहां से फाइनली आपको क्या दिखने वाला है, तो आई नॉट को बाहर कीजिए तो मिलेगा एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस वाई नॉट जे, अच्छा वाई नॉट प्लस वी वाई टी टाइम्स ऑफ जे कैप। ये किसकी वैल्यू चल रही है भाई, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की। अर्थात मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं, है ना, समीकरण की तुलना करने पर समीकरण की अगर आप तुलना करते तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल गया, इस x की जगह पे क्या मिल रहा है, एक्स नॉट प्लस वी एक्स टाइम्स ऑफ टी, और y की जगह पे क्या मिल रहा है, तो वाई नॉट प्लस वी वाई टाइम्स ऑफ टी। अर्थात यहां से क्या समझ में आया, ये जो है x अक्ष, अर्थात इसको ही हम कहते हैं क्या, क्षैतिज अक्ष के अनुदिश घटक, इसके अनुदिश घटक मिल गया। और वैसे यहां पे मैं बात करता हूं तो y अक्ष, अर्थात इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, या इसको दिशा भी लिख सकते हैं, क्षैतिज दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा, दिशा लिख देता हूं, चलो दिशा लिख देता हूं मैं, इसको भी दिशा लिख देता हूं, के अनुदिश घटक। बात क्लियर हो गई होगी अब कि हमें समीकरण निकालना था ना भाई, तो हमने ये समीकरण हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हमें क्या निकालना, द्विविमीय गति
के लिए समीकरण निकालना था। तो द्विविमीय गति के लिए जो मुझे फाइनली समीकरण मिला वो x इक्वल्स टू मिला है मुझे x नॉट टी प्लस, सॉरी, मुझे जो मिला है x नॉट प्लस vx टाइम्स ऑफ t मिला है, एंड y इक्वल्स टू मिला है y नॉट प्लस vy टाइम्स ऑफ t। ये दो समीकरण मेरे को देखने को मिले। एंड फाइनली अगर इन दोनों को एक साथ लिखते तो ये मुझे मिलता है x प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर, ये मुझे दिखा था x नॉट प्लस vx टाइम्स ऑफ t आई कैप प्लस y नॉट प्लस vy टाइम्स ऑफ t जे कैप। यही हमने कैलकुलेट किया भाई। आइए एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए। तो भाई हमने क्या किया था, हमने यहां से जो हमको मिला था वेग का समीकरण उसको रखा, वेग के समीकरण का तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करने के बाद हमने कहा कि इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में लिखना है। तो यहां पर प्रारंभिक और अंतिम के टर्म्स में लिखा तो मुझे मिल गया r इक्वल्स टू आर नॉट प्लस वी वैक्टर t माइनस जीरो, t माइनस जीरो मतलब vt। अब क्या किया, तो मैंने ये r वेक्टर, r नॉट वेक्टर और v वेक्टर, इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट करके ले आया। कहां से, तो ये जो डायग्राम थी हमारी, इससे, इस डायग्राम से हमें ये वेक्टर्स के फॉर्म मिले मुझे कोऑर्डिनेट्स के जरिए, और मैंने इन सभी को उठा करके इस ए इक्वेशन में रखा। एंड जैसे ही ए इक्वेशन में रखा मुझे ये नंबर्स मिले, और यही नंबर्स से मैं लेकर के आया हूं यहां तक। चलेगा भाई, ठीक है। आप भाई जितने भी ये सेगमेंट्स होते हैं इनके स्क्रीनशॉट रखा कीजिए एंड अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, या फिर पॉज कीजिए वीडियो को और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब कुछ जितनी चीजें चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऐसा समझते हो कि भाई सामने रखा और यूं 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 ऐसे सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, तो इस तरीके से करने में आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको इसको थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब डीपली इसको समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। और उसके लिए आपके पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं जरा पता करता हूं कि इसका जो, इसके लिए जो पथ का समीकरण होगा वो कैसा होगा, ताकि पथ के समीकरण से पता चल जाए कि ये है क्या, मतलब स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, क्या है। तो देखिए हम निकालना चाह रहे हैं अब कण के पथ का समीकरण। इसके लिए करना क्या है भाई, तो सिंपली जो मेरे पास में इन दोनों के लिए जो वेक्टर्स निकल के आते हैं, मतलब फाइनल जो रिजल्ट मिला था मेरे एक्स और वाई कंपोनेंट, उसके जरिए ही काम करूंगा। मैंने अभी आपके लिए निकाला था x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है ना, एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, और हमने इसी तरीके से निकाला था y कंपोनेंट को, मतलब ये x कंपोनेंट हो गया था, और हमने y कंपोनेंट को क्या निकाला था भाई, ये x और y ही, y नॉट प्लस वी वाई टाइम्स ऑफ टी। इसको कुछ भी एक समीकरण, चलिए अभी के लिए एक नया समीकरण दे रहा हूं, बट आप चाहें तो कंटिन्यूएशन में जो भी समीकरण चल रहा है, नया समीकरण देने के बजाय कंटिन्यूएशन में भी उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने यही दिया था 1 और 2, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं आपको कि प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण कौन सा, ये वाला, इससे क्या करूंगा भाई, तो x इक्वल्स टू मुझे पता है x नॉट प्लस वी एक्स टाइम्स ऑफ टी। मैं यहां से t कैलकुलेट करूंगा तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो लो भैया एक स्टेप और लो, x माइनस इसको इधर लाओ, x नॉट वी एक्स टाइम्स ऑफ टी। अब तो चलेगा ना। अब क्या कर दूं मैं, इस vx को नीचे पहुंचाता हूं, तो x माइनस एक्स नॉट टाइम्स ऑफ vx इज इक्वल्स टू t, अर्थात t इक्वल्स टू मिल गया मुझे x माइनस एक्स नॉट अपॉन vx। चलेगा, अब तो चलेगा, अब तो चलेगा भैया। अब शुरू करता हूं मैं जरा इसका मान, मतलब t का मान समीकरण 2 में, कौन से, समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा क्यों इन्हीं दोनों में रख रहे भैया, तो इन दोनों में रखने का कारण है, यही दो तो इक्वेशन x घटक और y घटक यही आया था ना, तो इन्हीं दोनों घटकों के लिए सॉल्व करना है, तभी तो मुझे मिलेगा ना कि ये कण जो चलेगा उसका पथ कैसा होगा। क्या इसका पथ ऐसे कर्व्ड होगा, ऐसा जिगजैग होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा, इन्हीं दोनों को हल करके। तो चलिए इन दोनों को हल करते हैं, देखते हैं। तो भैया t का मान इसमें रख दे रहा हूं उठा के, तो क्या मिल जाएगा, देखिए y इक्वल्स टू y नॉट प्लस वी वाई टाइम्स ऑफ टी। तो वी वाई तो ऐसे ही हो गया, टी की जगह पे एक्स नॉट, ये क्या है, ये क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट भैया, ये जो मिलेगा एक्स माइनस एक्स नॉट है ना। तो ये मिल गया मुझे
एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स, यही मिला ना टी की जगह पे। मैंने सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्लेस किया, मैंने इस टी को रिप्लेस किया, सिर्फ और सिर्फ इस टी को रिप्लेस किया, बाकी एज इट इज वाई नॉट वी वाई सब कुछ। तो ये लिख सकता हूं मैं y इक्वल्स टू वाई नॉट टाइम्स ऑफ वी वाई एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स को मैं इसको इधर ले आता हूं तो देखिए ना वी वाई अपॉन में वी एक्स इज इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये भी तो चलेगा। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं y इक्वल्स टू वाई नॉट, चलो एक स्टेप और लेते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये मुझे देखने को मिल जाएगा टाइम्स ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, क्या मिल गया, ये वी वाई अपॉन वी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स नॉट। अब अगर मैं यहां पे एक छोटा सा काम कर लूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा y इक्वल्स टू, थोड़ा सा सिर्फ रीअरेंज करूंगा और कुछ नहीं, ये x वाले कंपोनेंट को पहले रख दे रहा हूं, मैं लिखता हूं वी वाई अपॉन में वी एक्स टाइम्स ऑफ x, इसको इधर ले चलिए तो प्लस वाई नॉट टाइम्स ऑफ या वाई नॉट माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अगर इसको मैं देखना चाहूं तो मुझे ये मिलने वाला है कुछ इस तरीके से कि भैया ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसका अगर कंपैरिजन करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है भाई, m की जगह पे आपको ग्रेडियंट दिख रही है, m की जगह पे आपको क्या ग्रेडियंट दिख रही है, वी वाई अपॉन में वी एक्स, ये क्या है, स्लोप है, मतलब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है m, मतलब मुझे यहां पर दिख रहा है स्लोप, ढाल, ढाल कितना दिख रहा है, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन में वी एक्स, ये किसके बराबर होगा, ये tan थीटा के बराबर, यही m है, यही ग्रेडियंट है, tan थीटा के बराबर होता है ये वी वाई अपॉन वी एक्स। तो अगर मैं यहां से थीटा निकालता तो tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स मिल गया, और c का जो मान है, मतलब जो कांस्टेंट का मान है वो ये पूरा कौन, y नॉट माइनस वी वाई अपॉन में वी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, ये हो गया मेरा कांस्टेंट। अर्थात मुझे समझ में आता है इससे तुलना करने पर ये सरल रेखा की समीकरण है। ये किसका समीकरण भाई, सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा के समीकरण से तुलना करने पे सेम दिख रहा है, अर्थात मुझे समझ में आया, यहां से अगर देखिए तो समझ में आया कि अर्थात y एक सरल रेखा है, y कैसा भाई, एक सरल रेखा है। मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गई जो मैंने अभी आपको डिस्कस करना शुरू किया था स्टार्टिंग से, जब से लेक्चर स्टार्ट करी थी तब से, कि जब हमने बात की थी किसकी भाई, हमने बात करी थी असमान वेग की, तब मैंने यहां पे आपको एक कर्व खींचा था। ये कर्व क्या बताया था भाई कि असमान है, अलग तरीके से चल रही है, हर क्षण पे समान परिवर्तन नहीं देखने को मिला, किंतु जैसे ही यहां पर आए, यहां पर मुझे क्या देखने को मिल गया भाई कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये सीधी रेखा में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये स्ट्रेट लाइन ने मेरे को बताया कि ये जो y है ये मेरा जो है एक समान वेग में परिवर्तन, और एक समान वेग में परिवर्तन होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो इससे समझ में आया कि ये सरल रेखा है, ये भी समझ में आया कि जिसका ढाल कितना है, ढाल है भैया वी वाई अपॉन वी एक्स, जो ढाल जो स्लोप निकलेगा वो कितना निकलेगा, वी वाई अपॉन में वी एक्स निकलेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से बात समझ में आ गई कि भैया यहां से हमने ढाल भी कैलकुलेट कर लिया, हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि इस पथ का मतलब जो कण है उसका पथ का समीकरण क्या होगा, कण के पथ का समीकरण हमने निकाल लिया, ये रहा फाइनल y इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स एक्स प्लस वाई माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स नॉट। चाहे तो भैया इसका स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि हम अब डिस्कस करना चाहेंगे किसके लिए भाई, जब मुझे पता चल गया भाई विस्थापन, विस्थापन के बाद वेग, वेग का समीकरण, वेग के समीकरण के बाद में हमने उस कण के पथ का भी समीकरण निकाल लिया कि वो पथ कैसा होगा कण का। अब कौन बचा, तो अब बचा त्वरण। तो अब थोड़ी सी त्वरण की बात हो जाए, तो अब हम बात करना चाहते हैं त्वरण, मतलब हम कह रहे हैं भाई कि समतल में एक समान त्वरण से द्विविमीय गति क्या कहलाएगी। मतलब एक समान त्वरण से त्वरित गति वह गति है जिसमें वेग सदिश समय के साथ समान रूप से बदलता है, अर्थात इस
अर्थात इस प्रकार की गति में समान समय अंतराल में गतिमान कण के वेग समान परिवर्तन होता है और तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण के बराबर ही होता है। फिर से वही बात, जब एक समान ही परिवर्तन होगा, त्वरण क्या होता है भाई? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हर समय उसका वेग परिवर्तन की दर कैसा है? इक्वल। जब इक्वल वेग परिवर्तन की दर है तो उसमें औसत की, उसमें तात्क्षणिक की जरूरत नहीं पड़नी। तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस, एक छोटे से समय अंतराल पे। औसत का मतलब जब मेरे पास कई सारे डेटा आ जाते हैं तो उसका एक मध्य मान निकालते हैं, जो कि सबसे ज्यादा शुद्ध मान कंसीडर किया जाता है उसका। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि ये सब बराबर है। ठीक है, यहां पर अलग अलग मान आता तब निकालना पड़ता। असमान में निकालना होता है तात्क्षणिक और औसत, समान में नहीं निकालना होता। समान में तो सब बराबर ही आ रहा है। तो देखिए जरा इसके लिए इन शॉर्ट हम सबको एक जगह कवर करते हैं। मतलब मैं अगर वेग कहता हूं तो वेग क्या होगा? यदि एक समान त्वरण a वेक्टर से गतिमान किसी कण का किसी क्षण t1 पर वेग v1 तथा t2 पर वेग v2 होता है, तो त्वरण की परिभाषा से क्या होगा? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। वेग परिवर्तन मतलब डेल v अपॉन में डेल टी। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या? डेल v अपॉन में डेल टी। अर्थात इसी चीज को मैं और क्या कह सकता हूं भाई? मैं इसी चीज को कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, त्वरण इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हो जाएगा हमारा त्वरण। ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो भी समय अंतराल था, अंतिम मतलब आखिरी जो समय था जो t2, और उसमें से t1 को माइनस कर दीजिए। ये हमारा हो जाता है क्या? त्वरण। तो मतलब त्वरण में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से यहां पर त्वरण सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहां तक हमने बात कर ली एक समान गति, मतलब एक समान वेग की द्विविमीय गति में। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो भाई बाकी कोर्स कंटेंट कैसे आप सर्च करते हैं, बाकी कोर्स कंटेंट आपको मिलेंगे कैसे, एंड मैग्नेट ब्रेन्स क्या चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराता है। तो आप तो बहुत कुछ जानते ही हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च किया जा सकता है यूट्यूब पे, वेबसाइट से, या फिर आप चाहें तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं भाई, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, टेलीग्राम से भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। आप जिस किसी भी गैजेट से अपनी पढ़ाई करते होंगे, आप चाहे अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैब से, मोबाइल फोन से, जिससे भी कर रहे होंगे, सभी जगह से बिल्कुल क्विक एक्सेस एंड इजी एक्सेस प्रोवाइड कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। करना क्या होता है भाई? आप जैसे ही अगर आप वेबसाइट से सर्च करते हैं हमें, तो magnetbrains.com डालते हैं, आपके सामने ये पूरे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे ऐप से ओपन करते हैं तब भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एंड डायरेक्टली हमें यूट्यूब से भी देख सकते हैं, जहां पर आप हमारे प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, उसमें पूरे चैप्टर्स सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज वे में आपके लिए अवेलेबल है। मिलता क्या है उसमें? तो उसमें आपको सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। डिनोमिनेशन क्या है? तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, एंड यहां पर ये जो भी कोर्सेस मिलता है, जो सीबीएसई हिंदी मीडियम में मिले या इंग्लिश मीडियम में मिले, वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो मतलब आपको परेशान नहीं होना, आप जिस किसी भी बोर्ड से हैं, जिस किसी भी मीडियम से हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है। आप इसमें क्लिक करेंगे, आपके कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप एनटीएससी की कर रहे हो या ओलंपियाड की कर रहे हो, ये दोनों सेगमेंट्स भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जेई, नीट, सीयूईटी, तो इसके भी कोर्स कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिलती है, जहां पर आपको स्पेसिफिकली आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली सभी चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ, पूरी एग्जामिनेशन तक की तैयारी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो भी मैग्नेट ब्रेन्स पर ही आना भाई, स्पोकन इंग्लिश भी हम सिखाते हैं। एंड अगर आप कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, कैरियर के लिए बात करें, तो देखिए बैंक हुआ, इंश्योरेंस हुआ, आरआरबी हुई, एसएससी हुई, यूपीएससी हुई, सीएआई भी है, जेएआई भी है, इन सभी की प्रिपरेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स में मिल जाती है। कैसी भाई? तो हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड सब कुछ कैसा? फ्री ऑफ कॉस्ट।
मतलब यहां पे कोई बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता, कोई कूपन कोड का ऑप्शन नहीं आता, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि हरी जल्दी कीजिए, है ना, नहीं तो ऑफर खत्म होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं आता भाई। सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री, पूरा क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है आपके लिए किंडरगार्टन से 12th तक की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है क्लास 7 से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या काम करना है भाई, तो अपने दोस्तों को बताना है एंड खुद भी इस वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे फटाफट से दोस्तों में शेयर कर देना है। तो मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।